नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। मार्च गुजर चुका है और अप्रैल आते ही राजनीतिक दलों के धुरंधरों ने चुनावी राज्यों में प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल से असम और केरलम से तमिलनाडु, हर जगह प्रचार की वजह से सियासी पारा अपने शबाब पर है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर टीएमसी की घेराबंदी करने की कोशिश की, तो असम में कांग्रेस के ध्वस्त होते हुए सियासी किले को दोबारा खड़ा करने की उम्मीद से राहुल गांधी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। जबकि केरल में प्रियंका गांधी ने रैली के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। चुनावी प्रचार के लिहाज से गुरुवार कैसा रहा, यह आपको बताएंगे विस्तार से, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल हुए अमित शाह। मेगा रोड शो के जरिए ममता सरकार पर साधा निशाना। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। कहा, बीजेपी की सरकार आने पर घुसपैठियों को किया जाएगा देश से बाहर। तमिलनाडु में टीवी के अध्यक्ष विजय ने किया त्रिची पूर्व विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल। 30 मार्च को पेरम्बूर से भी भरा था पर्चा। उप मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने भी किया नॉमिनेशन। असम के कार्बी आंगलोंग में राहुल गांधी ने की रैली। कहा, अगर कांग्रेस की बनेगी सरकार तो आर्टिकल 244(a) को किया जाएगा लागू। केरलम में प्रियंका गांधी ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मैनिफेस्टो किया जारी। इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाएं लाने का किया है वादा। और अब जनादेश की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो चला है। आज अमित शाह भवानीपुर में शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल हुए और मेगा रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हर जगह एक ही आवाज है कि ममता सरकार को बदल दो। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कथित गुंडागर्दी से किस तरह से पूरा पश्चिम बंगाल त्रस्त है, इस पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। आए दिन पश्चिम बंगाल में हो रहे बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त बंगाल और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी पर भी उन्होंने ममता सरकार से सवाल किया। उन्होंने जनता से वादा किया कि पश्चिम बंगाल की सीमा को सील करके पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुनकर भाजपा सरकार देश से बाहर निकालेगी। इस संबोधन के बाद अमित शाह ने भवानीपुर में रोड शो भी किया और जनता के अभिवादन को स्वीकार भी किया। बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद अमित शाह ने असम के नगांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तीसरी बार सरकार आने पर घुसपैठियों को असम से निकालने का वादा किया। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को एक फेज में असम में चुनाव होने हैं, लिहाजा यहां पर प्रचार तेज हो चला है। 9 तारीख को असम के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी विशाल जनसभा को संबोधित किया था।
उधर असम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के कार्बी आंगलोंग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो आर्टिकल 244A को लागू किया जाएगा। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। मैं आपको इस स्टेट से कह रहा हूं कि जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, आपका 244A इंप्लीमेंट होगा और जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। आपका जो पावर मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। और बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में न्यायाधीशों के काफिले पर हमला हुआ था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। इस हमले में 7 न्यायाधीशों को बचाकर ले जाने के भयावह पल का वीडियो सामने आया है। सड़कों पर बांस के बैरिकेड लगाकर जजों को ले जाए जा रहे काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की गई। गाड़ियां नहीं रुकने पर पथराव किया गया। भारी दहशत और भय के बीच जज किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले। न्यायाधीशों ने भय के बीच किसी तरह बचाई अपनी जान। ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जजों ने अपनी जान बचाई। सुप्रीम कोर्ट ने SIR ड्यूटी कर रहे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जहां जहां ये अधिकारी काम कर रहे हैं वहां पर्याप्त केंद्रीय बल तैनात किए जाएं। साथ ही अधिकारियों के ठहरने वाले होटलों और गेस्ट हाउसेज में भी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है यदि किसी अधिकारी या उनके परिवार को खतरे की आशंका हो तो तुरंत कार्रवाई की जाए। अदालत ने यह भी साफ किया कि आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक समय में केवल 3 से 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाए ताकि भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सके। मुख्य सचिव और DGP को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और अदालत में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब भी तलब किया गया है और उन्हें 6 अप्रैल को वर्चुअली पेश होने का आदेश दिया गया है। और चुनावी राज्यों से 2 हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे साथ सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और असम से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले इस वीडियो पर ही बात करना चाहेंगे, किस तरह से वहां पर अराजकता उस समय हुई, ये साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई दिया जा रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख भी अपनाया है इस पर। TMC का क्या कहना है? ममता बनर्जी किस तरह से अब इससे अपना पल्ला झाड़ रही हैं और किस तरह से ये पूरा मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनावों को प्रभावित कर रहा है? रमा जी, देखिए, पहले तो कल जो हुआ और ये 7 न्यायाधीश जो 7 जजेस थे, उन जजेस के ऊपर जो घटना घटी और उसके चलते क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त अपना रवैया दिखाया, उसका एक बड़ा कारण है एक 27 सेकंड का वीडियो जो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। एक महिला न्यायाधीश का कंठ है। To register, sir. Our pilot is no more there. Our pilot, sir, has suffered accident due to these hurdles. Our pilot is no more there. He has suffered accident due to the hurdles of bamboos and the hurdles and the bridge. We are traveling alone. बिल्कुल, काफी संवेदनशील स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है सौरभ। देखिए, ये महिला न्यायाधिकारिक है और उन्होंने आखिर में, वीडियो के आखिर में कहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। यानी स्थिति इतना गंभीर था कि किसी भी न्यायाधिकारिक का जान भी जा सकता था कल। और ये जो घटना हुआ, ये आज नहीं आज अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं है। इसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। अब 9 मार्च चले जाइए, वहां पे CM कमेंट करती हैं कि अगर एक समुदाय एकजुट होता है तो 1 सेकंड लगेगा। फिर जब उनका कैंडिडेट, TMC का जब कैंडिडेट लिस्ट पब्लिश होता है तो ममता बनर्जी कहती है कि अगर कोई घटना घटेगा अब तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, आप जाके BJP का गला दबाइए। और फिर आगे चल के चाहे वो ईद का मंच हो, चाहे वो चुनाव प्रचार का मंच हो, हर एक मंच से वो बार बार ये आशंका जताई है अगर अब कोई दंगा होता है, अगर अब कोई इंसिडेंट होता है तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। ये बार बार वो बोली है और आखिर में कालिया चौक हुआ। लेकिन उसके पहले TMC के हर बड़े मजली छोटे नेता ये बार बार कह चुके हैं
कि क्यों देख देख कर ये आरोप लगाया है कि देख देख कर मुस्लिम लोगों का नाम कटाया गया है। यहां तक के कालियाचौक सुजापुर का मेंशन भी उन्होंने किया था। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर अपना असंतोष जताने के लिए उन्होंने कहा था कि कालियाचौक सुजापुर में क्यों इतना नाम कटा। तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पर कौन गई थी, सुप्रीम कोर्ट पर टीएमसी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर तक इस पूरे मामले को एक के बाद एक एसओपी तैयार करके दे रही थी। उससे ममता बनर्जी खुश भी अपना जो सेटिस्फेक्शन है वो जताया, वो भी उन्होंने जताया। चुनाव प्रचार के मंच से उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के राय से वो खुश है, इसलिए उन्होंने धरना मंच उठा लिया था धर्मतला से। तो तब जाके जब ये सारा घटना हुआ, कल जब कालियाचौक हुआ, पूरे 12 घंटे तक कोई विश्वास करेगा कि एक भले ही अभी एमसीसी चल रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का सीएम आज मंच से कह रही है कि वो उनको कुछ पता नहीं था। देर रात को एक साधारण सांबादिक रिपोर्टर से या जर्नलिस्ट से या पत्रकार से बेशक उन्हें पता नहीं है। ये दृश्य जो है साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अराजकता वहां पर हुई है। और विशेष रूप से जो महिला न्यायाधीश की आपने आवाज सुनाई है, वो अपने आप में, न्यायिक अधिकारी की जो आवाज सुनाई है, वो अपने आप में जो कुछ हुआ है उसकी तस्दीक करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस बात की जिस पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, अराजकता के माहौल की, वो कितना ज्यादा वहां पर एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, वहां पर अब जो उनकी बौखलाहट है उसकी पीछे की वजह भी साफ तौर पर निकल कर आई है। सौरभ, रमा जी देखिए, ये जो टीएमसी आज अगर आप कहेंगे तो ममता बनर्जी ना एकदम से यू टर्न लिया है। आप अगर कालियाचौक के इंसिडेंट के पहले वाले आप बयान देखें ममता बनर्जी के, तो वहां पे जो बातें आपको सुनने को आएगा वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चैलेंज की है। लेकिन आज पहली बार वो सरेंडर मोड में देखी है। वो साफ कही है अपने वोट बैंक को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा, ऐसा मत कीजिए। आपके हाथ, आपके पास से आम भी जाएगा, छिलका भी जाएगा। जो भी लोग वोट दे पाते थे वो भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये खुद आज ममता बनर्जी बोल रही है। आज ममता बनर्जी बोल रही है आप क्यों गए थे घेराव करने, आप क्यों गए थे ब्लॉकेट करने। यही रवैया अगर कालियाचौक के पहले वाले इंसिडेंट से वो करती तो शायद कल कालियाचौक का इंसिडेंट ना होता, क्योंकि हर पॉलिटिकल लीडर्स का एक जिम्मेदारी होता है। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार मंच से भड़कालू बयान एक के बाद एक दिए है ममता बनर्जी ने। और आगे चल के बिल्कुल जो चुनावी मुकाबला है इस बार जो है वहां पर कड़ा नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी भी लगातार जो है धुआंधार प्रचार भी कर रही है और लगातार ममता बनर्जी को कटघरे में भी खड़ा कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी और आज अमित शाह, और विशेषकर भवानीपुर पर जिस तरह से नामांकन में भी वो शामिल हुए सुवेंदु अधिकारी के, और तमाम उन्होंने दावे किए। क्या लगता है भवानीपुर सीट जो है वो टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है? भवानीपुर पे आप अगर देखिए तो भवानीपुर का टेम्पो चल रहा है। पहला तो ये था कि सीएम का कॉन्स्टिट्यूएंसी था। हर बार ऐसा होता था कि ये एक ऐसा पिच है जहां पे सीएम स्मूथ चले जाएंगे या फिर वॉक ओवर उनके लिए केक वॉक होगा ये भवानीपुर वाला सीट। लेकिन इस बार बीजेपी हर पॉइंट पे टीएमसी को चुनौती दे रहा है और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर में खड़ा किया गया। और अभी जो देखा जा रहा है कि भवानीपुर के लिए ही अलग से एक मैनिफेस्टो बनाया गया है, जिसमें भवानीपुर के लिए अगर भाजपा कैंडिडेट नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो भवानीपुर के लिए उनका क्या प्लान है, वो एक सामने एक मैनिफेस्टो के हिसाब से एक सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य की बात है, जिसमें आदि गंगा के संस्कार की बात है, जहां पे ये लड़ाई इसलिए भी अहम कही जा रही है। टीएमसी का ये क्षेत्र कहा जाता है और इसमें जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारी थी तो उपचुनाव में यहीं से आकर उन्होंने जीता था, उनके लिए सीट छोड़ी थी टीएमसी नेता ने, तो इसलिए भी जो है इसे भावनात्मक लगाव भी टीएमसी का कहा जा सकता है और जो चुनावी लड़ाई को ये फैक्टर दिलचस्प भी बना रहा है। रमा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही है, जिस बात से आज का वो साउंड बाइट खत्म हुआ, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर सारे बंगाल में एक भी सीट यानी भवानीपुर अगर बीजेपी जीत जाता है तो बीजेपी बंगाल जीत गया। तो इसलिए वहां पे चुनौती इस लेवल पर दिया जा रहा है कि ममता बनर्जी बाकी जो 293 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको छोड़कर वो भवानीपुर में सीमित हो जाए,
अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको आना पड़े प्रचार के लिए। चलिए ये देखना होगा, ये बीजेपी का नजर है। चुनौतियों के बीच जीत का सेहरा किसके सर सजता है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच इस बार आलू किसानों की समस्या बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो गई हैं। आलू किसान कैसे परेशान हैं, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अचानक बदले मौसम ने देश के कई राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल के किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान आलू की फसलों को हुआ है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब जीविका का संकट खड़ा हो गया है। किसी ने बैंक और माइक्रो फाइनेंस से कर्ज लेकर खेती की, तो किसी ने घर के गहने गिरवी रखकर बीज खरीदे। लेकिन बारिश ने अब पूरी फसल को पानी में डुबो दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में हर साल लगभग 145 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन होता है और इसमें से सिर्फ जलपाईगुड़ी में करीब 10 लाख मीट्रिक टन और धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 4 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। हम लोग गवर्नमेंट से इधर लोन वोन लेके इस पर आलू किया था। जितना भी आलू है इधर सब सड़ गया। अभी पता नहीं अभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तो अभी देखना है आगे सरकार क्या करती है। तो बहुत ही बुरा हाल है हम लोगों का। माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया और घर का जो गहना वगैरह है उसको भी हम लोग गिरवी रखे वो लोन लिया। कोनो बीजेपी नेता এটাকে খেলছে। আমি পরিষ্কার বলতে চাই, এক নম্বর যদি কোনো আলু চাষির আলু নষ্ট হয় সরকার আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেবে, আপনার क्रॉप इंश्योरेंस করা আছে। ग्रामीण बंगाल में आलू किसानों के बीच इस मौसम में अनिश्चितता का गहरा माहौल छाने लगा है। महीनों की मेहनत के बाद राहत का जो समय आम तौर पर होता है वह अब चिंता, आर्थिक तंगी और जीवन यापन से जुड़े कठिन सवालों से भरा हुआ है। एक तरफ बारिश से फसल बर्बाद, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार भाव के गिरावट से कई जिलों के किसान अपनी उपज के खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गिरती कीमतों के जवाब में राज्य कृषि विपणन विभाग ने 13 फरवरी को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकार कृषक बंधु कार्ड धारक किसानों से 950 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। प्रत्येक किसान को सरकार को अधिकतम 35 क्विंटल आलू बेचने की अनुमति होगी। हालांकि घोषणा के बावजूद राज्य में सरकारी खरीद कुछ क्षेत्रों में ही हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में किसानों का कहना है कि अभी तक आलू की खरीद नहीं हुई है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री और डीएम के उम्मीदवार उदयनिधि स्टालिन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। वो चेपॉक तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वे चेपॉक तिरुवल्लिकेनी से मौजूदा विधायक हैं। वे रोड शो करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम इतिहास रचेंगे, इस बार हम निश्चित रूप से जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा, हमारे नेता दूसरी बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। उल्लेखनीय है कि इस सीट पर एआईएडीएमके ने अधिराज राम को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने और टीवी के अध्यक्ष विजय ने त्रिची पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 30 मार्च को पेरंबूर के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। और अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने गुरुवार को कोची में आयोजित कार्यक्रम में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दस्तावेज को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जारी किया। घोषणा पत्र में यूडीएफ ने मिशन समुद्र से केरल को ग्लोबल हब बनाने का वादा किया है। यूडीएफ के मैनिफेस्टो में राज्य की 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 44 नदियों और बंदरगाहों के नेटवर्क का उपयोग कर जल परिवहन को बढ़ावा देने, कार्गो, यात्री सेवाओं और पर्यटन को जोड़ते हुए मजबूत तटीय लॉजिस्टिक्स सिस्टम तैयार करने का वादा किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट, रनवे और टर्मिनल के विस्तार, 10,000 एमएसएमई यूनिट्स को 100 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए रिवॉल्विंग फंड, टेक्नोलॉजी फंड और वेंचर सपोर्ट जैसे वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का वादा किया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3,000 रुपए करने, इंदिरा कैंटीन जैसी योजनाएं लाने का वादा भी किया है। तो तमाम वादे किए गए हैं और अपनी प्रोजेक्ट्स, कोस्टल शिपिंग, 27 एविएशन प्रोजेक्ट्स, 10,000 स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री
and tribal university, there are many schemes for providing jobs, the global job watchtower, many things, and social security measures, social welfare measures, many things. The education, health, industry, the wildlife attack, the agriculture. We have made a detailed research on these things. Then we prepared documents. और अधिक जानकारी के लिए केरल से हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरह से लगातार चुनाव अब करीब आ रहा है, प्रचार बढ़ रहा है, तमाम वादे भी हैं अब जनता के सामने आ रहे हैं। आज का ये जो मैनिफेस्टो है ये अपने आप में काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो जनता के मन की जो आपने तस्दीक की है, लगातार आप वहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरह से तमाम समीकरणों को वहाँ पर लोग देख रहे हैं, और जो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है उसमें ये जो वादे हैं तमाम दलों के, किस तरह से उनमें समानता दिखाई देती है और क्या कुछ अलग आपने देखा? देखिए रमा, अगर हम केरलम की बात करें तो केरलम दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वायदे जरूर करती हैं, लेकिन यहाँ की जो पढ़ी लिखी जनता है वो ये समझती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके वायदों को पूरा कर पाएगी। हमको पता है, आप देखें कि यूडीएफ ने अपना घोषणा पत्र जरूर जारी किया है और बड़े लंबे चौड़े वायदे किए हैं कि महिलाओं को बसों में फ्री का ट्रैवल दिया जाएगा, 2,500 रुपये महिला 3,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 1,000 रुपये जो बच्चे बालिकाएं स्कूल कॉलेज जाएंगी उनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ही जो लोग जॉब यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू करेंगे उनके लिए एक तरीके से ब्याज मुक्त जो ऋण है वो दिया जाएगा। तो ये तमाम लंबे चौड़े वायदे कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किए। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में किस तरह की स्थिति हुई है। और हिमाचल में तो यहाँ तक स्थिति आई थी कि जो लोगों की जो जॉब थी उसकी सैलरी तक राज्य सरकार की तरफ से नहीं दे पाए थे टाइम पर। तो ये तमाम चीज़ें जो केरलम के लोग हैं वो बारीकी से देखते हैं। अब आप देखें कि अभी जो एलडीएफ है उसके घोषणा पत्र का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। 2 पार्टों में है वो घोषणा पत्र। एक तो विकसित केरलम की बात करते हैं और सुरक्षित केरलम की बात करते हैं कि किस तरीके से इस केरलम को विकसित किया जाएगा और किस तरीके से इसको सुरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी किस तरीके से दिए जाएंगी, समानता के अधिकार या समान जो अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को मिल सके। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये तमाम जो वायदे हैं एनडीए और इसके अलावा जो यूडीएफ है उसने सामने रखे हैं जनता के सामने। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि जो यूडीएफ के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार जो सत्ता है उनके हाथ में आ सकती है और किसी तरह का कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी आप देखते हैं? जिस तरह से टिकट वितरण में सिर्फ फुटबॉल हुआ, उसके बाद लगातार रस्साकशी की बातें भी सामने आई, अब जो है वहां की जनता भी जिस तरह से परंपरागत तरीके से हटकर वोट देख रही है, मुद्दों को देख रही है, जमीनी काम को देख रही है, तो किस तरह की चुनौती भी सामने आ सकती है? देखिए, चुनौती है। सर्वे जरूर ये कह रहे हैं कि जो यूडीएफ है कांग्रेस पार्टी उसको बेहतर बढ़त मिल सकती है, लेकिन कई बार सर्वे गलत होते हैं। आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के कई सारे दावेदार हैं। शशि थरूर अलग हैं, केशु वेणुगोपाल अलग हैं, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी सतीशन वो एक अलग उनके जो समर्थक हैं वो दावा पेश कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर भले ही आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की खींचतान हो, लेकिन अंदर अंदर कई सारे जो खेमे हैं वो बटे हुए हैं। आप देखें केशु वेणुगोपाल जो तमाम नाराज कांग्रेसी थे उनके घरों तक पहुंचे हैं और उनके घर घर में उनको समझाने गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी ने वीटो लगाया था कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन केसी वेणुगोपाल को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आप देखें कि तमाम कांग्रेस के जो विज्ञापन जा रहे हैं उसमें केशु वेणुगोपाल को एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से ये मैसेज दिया जा रहा है कि वो केरलम के बड़े नेता हैं। तो क्या इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ के कांग्रेस के लोगों को ये बताया जा रहा है कि केशु वेणुगोपाल क्या जो चुनावी लड़ाई है उसमें दावे सभी करते हैं, उम्मीद भी सभी लगाते हैं, लेकिन जनता के मन को कौन भाता है, कौन सा समीकरण जो है उनकी समझ में आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब सुनते हैं असम की जनता का राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मत है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास हुआ है
आसाम पहले का आसाम नहीं है, अभी बहुत चेंज हो गया है। अभी मतलब भाजपा होने से बढ़िया है, बहुत काम हुआ है। हम लोग का इधर बीजेपी सरकार बहुत काम किया, अच्छा काम किया है। जो और लोग को जो 10-10 हज़ार करके दिया है, वही पैसा से हम लोग बहुत सक्सेस भी हुआ है। और कोई गरीब लोग बहुत उन्नत हुआ है ना। फिर हमको भी मिला है 10,000 रुपया। तो हम ये दुकान, हमारा पैसा भी थोड़ा लगाया, ये दुकान बनाया, अच्छा काम किया है। हाँ, महिला सब निकल के वो काम करने के लिए निकल गया, वो सब बहुत डेवलप हुआ है, बहुत डेवलप है। रोड साइड को हो या महिला के राशन कार्ड हो, अरुणोदय हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। कांग्रेस के ज़माने से बहुत डेवलप हुआ है और बहुत नौकरी भी दिया है भाजपा सरकार ने असम में, तो सब मिला के बहुत अच्छा काम हुआ। अभी इतना काम किया है इस सरकार ने, और अगर 5 साल भी रह जाएगा ना इस सरकार, दुबई देखने के लिए दुबई जाना नहीं पड़ेगा, असम में ही दुबई जैसा हो जाएगा। इतना वो अंग्रेजी जमाने से 47 से जितना देखा तो बदलाव तो बहुत हुआ है। असम का अभी पोजीशन बहुत अच्छा है और बीजेपी आने से और कुछ और ठीक होगा असम का हालचाल। तो ये थे असम के लोगों के चुनावी मुद्दे, उनके मन की बात, और 5 राज्यों में चुनावी लड़ाई और लोगों के मन की बात को लगातार आपके सामने जनादेश में हम लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।